ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल मुकम्मल हुआ है। ठीक 1 साल पहले आज ही का दिन था, मतलब 9 जून। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार साल 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इस मौके पर आज सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया और पिछले 11 साल के दौरान सरकार की सफलताओं को बेमिसाल बताया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के 11 साल के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने मुंबई में हुए ट्रेन हादसे का हवाला देकर कह दिया, मोदी सरकार के 11 साल यानी ना जवाबदेही, ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। अब राहुल गांधी ने तो आरोप यह भी लगा दिया है कि सरकार 2025 पर बात करना छोड़ चुकी है, सीधे 2047 के सपने बेच रही है। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र के साथ साथ यूपी सरकार के वर्षों को जोड़कर आरोप लगा दिया कि लोगों से इस कदर अन्याय हो रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और इस सब के बीच ये खबर भी आई कि 12 जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। तो आज महादंगल में पूछेंगे, 11 साल में कितने कमाल, कितने सवाल। क्या 11 साल विकसित भारत के लिए अमृतकाल हैं? क्या इन 11 वर्षों में विकसित भारत की नींव रखी गई है? और सवाल यह भी कि क्या सरकार का रिपोर्ट कार्ड सॉलिड है? बहस की शुरुआत करें उससे पहले सियासी बार पलटवार देखिए आप। ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಿರೋದು. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? हीरो। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा जेएनके के इलेक्शन में टर्नआउट वो 63%। 11 साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? गांव की तस्वीर इसलिए नहीं बदली क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें काम नहीं करना चाहती। और 11 साल और 9 साल मिला दे, 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ECI का मतलब है एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का पूरा काम भाजपा के दफ्तर से ही होता है। तो जो भी सवाल हमने पूछे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब देता है? भाजपा कौन होती है जवाब देने के लिए? तीर मारा है चुनाव आयोग को, लगा है भाजपा को। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनका नेतृत्व कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में वो सोच। एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी। और आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल आज के चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएलडी की तरफ से महासचिव मलूक नागर जी हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका भारती। बहुत स्वागत आप सभी का। हम चर्चा शुरू करेंगे। आज सबसे पहले चरण सिंह सापड़ा जी के पास आपको लेकर चलते हैं। सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से तो रिपोर्ट कार्ड सॉलिड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने रख दिया गया और कहा गया कि साहब असरदार दमदार सरकार जो मजबूत फैसले लेती है और आर्थिक अनुशासन जो देश में लेकर आई। तो फिर ऐसे में 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के सापरा साहब क्यों ना माना जाए, बताइए।
देखिए रोमाना जी, मुझे एक पुरानी फिल्म की एक लाइन याद आ रही है, इसे अन्यथा मत लेना। मैं एक सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह से बोल रहा हूं। देखिए, एक अलबेला फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये इसी तरह से हमने ये 11 साल इस सरकार के देखे हैं। ये कहते हैं 11 साल बेमिसाल, लेकिन हम कहते हैं कि 11 साल का जो कार्यकाल है वो जुमले का कार्यकाल रहा है। और इसमें हमने देखा है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा भी माहिर रहा और किस तरह से झूठ और फेक न्यूज़, ये तमाम सारी चीज़ें, और ध्रुवीकरण भी इसमें 11 वर्षों में बहुत चला है। कुल मिलाकर के ये हुआ कि सरकार ने देश के लोकतंत्र को, अर्थव्यवस्था को और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, इसको जरूर आघात पहुंची है। हमने कई बार देखा, एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां पर अपने लोगों को बिठा करके उसमें दल हित को प्राथमिकता दी गई, देश हित को पीछे छोड़ दिया गया। फिर ईडी, सीबीआई, आईटी, इस तरह की संस्थाओं को कठपुतली बना करके विपक्ष की एक टारगेटेड चरित्र हनन जो है वो विपक्ष का करने का इन्होंने प्रयास किया है। अगर हम ध्रुवीकरण की तरफ आए तो हमने देखा कि कई बार इनके नेताओं ने, अब मैं नाम भी ले सकता हूं, रमेश बिदुरी से लेकर के अनुराग ठाकुर से लेकर के तमाम सारे लोग, प्रवेश वर्मा और गिरिराज सिंह तक, ये सभी गली से लेकर के दिल्ली तक के नेताओं ने खूब 11 वर्षों में ध्रुवीकरण किया। सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंची, हमारे दलितों को नुकसान हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार हुआ और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ। तो कुल मिलाकर के 11 वर्षों में ये तमाम सारी चीजें हुई। और हमने ये भी देखा कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके किस तरह से पक्ष तोड़े गए, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर या और जगह पर, और किस तरह से पीछे के दरवाजे से इन्होंने सरकारें भी तोड़ी। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 11 साल जो मैंने कहा कि नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, आप कह रहे हैं 11 साल नाम बड़े दर्शन छोटे, आप कह रहे हैं 11 साल सिर्फ और सिर्फ जुमलों की बहार। मैं प्रदीप भंडारी के पास चली हूँ। प्रदीप, ये जो लोकतंत्र, सामाजिक ताना बाना, जो मुद्दे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो जो रिपोर्ट कार्ड सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए आपने, इसकी मार्किंग हुई है या नहीं? अगर हुई है तो जरा जवाब दीजिए सापरा साहब। रुमाना जी, मैं पूरे शो में किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अनुराग भदौरिया और सापरा जी भी इंटरप्ट ना करें जब मैं तथ्य रखूं। देखिए, जिसने राष्ट्र को केवल शासन नहीं, संकल्प और स्वाभिमान दिया, वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। जिसने राजनीति को परसेप्शन से निकालकर परफॉर्मेंस पर खड़ा किया, वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिसने देश को कभी नहीं होगा एटीट्यूड से हटाकर अब हो चुका है और सब कुछ मुमकिन है किया, वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिसने सियासत को सेवा और सत्ता को संकल्प में बदला, वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिसने सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि करा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और जिसने विकसित भारत की नींव रखी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कहते हैं तस्वीर जो होती है वो बयां करती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब पुल, कांग्रेस पार्टी 70 साल में नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर पाए। देश का पहला फर्स्ट ऑटोमेटेड पोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीछे S-400 है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 26,000 करोड़ है, जो कांग्रेस शासन के अंदर 5,000 करोड़ नहीं था। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 1000 साल तक देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासनकाल के अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 500% ज्यादा फंड करा गया। यह द्वारका एक्सप्रेसवे की फोटो जो कांग्रेस पार्टी के सामने लंबित था। देश का पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सवार करे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने। और डिफेंस इंडियनाइजेशन में 60% से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स की उपयोगिता हुई और विमेन का पार्टिसिपेशन हुआ। देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इतने सालों से लंबित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में आई। बोगीबिल ब्रिज, नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस पार्टी कनेक्ट नहीं कर पाई, 1990 के अंदर नींव रखी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कंप्लीट किया। 55 करोड़ 10 मेरे को कंप्लीट करने 55 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया आयुष्मान भारत के तहत। देश का सबसे बड़ा फॉर्मल टैक्स रिफॉर्म जीएसटी, जिसके अंदर 16 लाख करोड़ रुपए तक
जो है इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में। ट्राइबल एलोकेशन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 4000 करोड़ था, जो अब बनकर 15,000 करोड़ तक रह चुका है। इतने सारे आप पन्ने लेकर आए यहाँ पर, अगर आप सारे पन्ने तो मैं तथ्यों पे मैं बता रहा हूं, इन्होंने कुछ नहीं बात करी, ये एक तथ्य नहीं बता पाए क्योंकि इनके समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, हमारी तरफ टॉप 4 इकोनॉमी में आ चुकी है। इसलिए सापरा साल तथ्यों पे वीक है, इसलिए फिक्शन की बात करेंगे, गानों की बात करेंगे, बॉलीवुड गाने गाएंगे, ड्रामा करेंगे, पर तथ्य नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा सापरा जी आप ही के पास आ रही हूं। तो वो जुमलाबाजी यहाँ महादंगल में सापरा साहब कर रहे हैं क्या? क्योंकि प्रदीप भंडारी ने तो एक के बाद एक सबूतों के साथ, और वो तस्वीर वाले सबूत हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। आइए सापरा साहब जवाब दीजिए, क्योंकि आज जब 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के बताए जा रहे थे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उससे पहले जो यूपीए सरकार थी उसका हाल भी याद दिलाया कि कैसे तब तुष्टीकरण की नीति थी, कैसे तब अर्थव्यवस्था और सरकार सब आईसीयू में थी, कोई फैसले ही नहीं लिए जाते थे, एक तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बन चुकी थी। लेकिन आज के दौर में तस्वीर बदली हुई है और एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। सापरा साहब देखिए, रोमाना जी इन्होंने कहा कि हमने सारे वादे पूरे किए, ये तो जनता जानती है। 15 लाख रुपए तो शायद सभी के अकाउंट में आ गए। रोमाना जी आपके भी अकाउंट में आ गए होंगे 15 लाख रुपए। 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष हम देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देने के बदले करोड़ों नौकरियां इन्होंने छीन ली है। पेपर लीक का मामला तो हर रोज हो रहा है, यानी जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उसके अंदर पेपर लीक का मामला तो होना ही होना है। महंगाई चरम पर पहुंची है, लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं है, सैलरी किसी की बढ़ी नहीं है, घरेलू बचत जो है वो कम होती गई है लोगों की। ये इन्हीं के आंकड़े, आरबीआई के आंकड़े हैं कि घरेलू बचत जो है वो कम होती गई है। तो जहां पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घरेलू बचत नहीं है, आपकी जीडीपी जो है वो 6.5 पर आकर के खड़ी हो जाती है, जो यूपीए के समय 8% तक होती थी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डावाडोल हो चुकी है, आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, आपका स्टार्टअप इंडिया और जितने भी इस तरह के नौटंकी थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो सारा कुछ गिर चुका है। ये आप ही के आंकड़े बताते हैं। ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें जब हम देखते हैं तो इसीलिए कहते हैं 11 साल जुमला सरकार। ठीक है, आप अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं ना, आपने अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर 11 साल में एक के बाद एक सवाल दागे। इसका जवाब, हालांकि मैं बताती चलूं कि आज भी जेपी नड्डा की तरफ से इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आईएमएफ था जिसने ब्राइटेस्ट स्टार बताया था भारत की अर्थव्यवस्था को। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे घरेलू बचत हो, वो आरबीआई की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं कि साहब वो घट रहा है। 15 लाख रुपए कह रहे हैं, वो वादा किया था 2014 में आएंगे सबके खातों में, उसका क्या हुआ? और रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल। आइए देखिए रोमाना जी, मैं वापस से कहूंगा, मैं 2 फेक न्यूज इन्होंने जो फैलाई उसके तहत बताऊंगा कि पूरा इनका आर्ग्यूमेंट फिक्शन पे बेस्ड है। इन्होंने बोला महंगाई की बात, ये रहा इस वक्त का आज का रिटेल इन्फ्लेशन का। कांग्रेस शासन काल के अंदर 9%, 12%, 10%, 9%, 10%, 9.4% ये थी महंगाई दर। हमारे शासनकाल के अंदर ये 4% से भी कम हो चुकी है। देश के अंदर सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन। ये आंकड़े ओपन चैलेंज है सापरा साहब को और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को झूठ बोल रहे हैं। रोजगार की बात करी, आरबीआई की रिपोर्ट संडे गार्डियन ने पब्लिश करी, 3 जनवरी 2025 को 17 करोड़ नौकरियां क्रिएट हुई। स्टार्टअप्स की बात करी, देश के अंदर चाइना से ज्यादा स्टार्टअप्स का रेट ऑफ ग्रोथ है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी। पीएमआई इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो भारत के अंदर है। तो मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमको फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था, हम टॉप 5 इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हर व्यक्ति ये कह रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये 1-2 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करा करते थे, 5 लाख करोड़ भी नहीं स्पेंड करते थे, हमने 11 लाख करोड़ स्पेंड किया। तो जब तथ्यों पे आएंगे तब ये वीक पड़ेंगे, तभी ये तीसरी बार लगातार सत्ता में नहीं विपक्ष में बैठे और चौथी बार भी विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि 2014 में भी वही बात करते थे, 25 में भी वो बात कर रहे हैं। एंटी नेशनल, एंटी ग्रोथ कांग्रेस को कभी देश नहीं स्वीकारेगा। ठीक है, 30 सेकंड का जवाब सापरा साहब, उसके बाद मैं चर्चा खोलूंगी। मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, ये तो मानना होगा ना सर, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5। आइए देखिए, जो चौथी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं वो पर कैपिटा इनकम की बात कभी नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है। वो 2 लाख 10 हजार ही पर कैपिटा इनकम होती है। अगर यूएस की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हजार डॉलर है वो।
और दूसरी बात आपको बता दूं, आप कहते हैं कि नौकरियां मिल रही हैं, आप कहते हैं सब कुछ चंगा सी, महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हंगर इंडेक्स में हम 127 देशों में 105वें स्तर पर कैसे हैं? अच्छा। फिर ये भी बताइए कि हम 82-83 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं भाई? अगर आपकी सरकार इतनी चंगी तरह से चल रही है तो फिर ये इतना सारा ये व्यवस्था जो आप ही के किताब में लिखा है ना, आज किताब आई है, 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि अगर सब चंगा सी, जैसा कि अभी सापरा साहब ने कहा, तो प्रदीप सवाल ये है कि आखिरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों बुलाया है? अनुराग जी, अनुराग जी आ रही है, सेकंड का जवाब लेकर आप ही के पास। हम लोग को क्यों बुलाया? पर कैपिटा इनकम की बात करी, पर कैपिटा इनकम 2 गुनी बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर, पहली बात नंबर। तो पर कैपिटा इनकम हमारे उसमें बढ़ी है। दूसरी बात इन्होंने करी कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओबामा हेल्थ केयर लेके आया था, जिसमें कह रहा था कि हर व्यक्ति को जो है हम फ्री में हेल्थ केयर इंश्योरेंस देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि अमेरिका गरीब देश बन गया? क्या कांग्रेस पार्टी का लॉजिक है? जी, कांग्रेस पार्टी के लॉजिक है देश को आईसीयू की अर्थव्यवस्था में छोड़ो, इसीलिए इनको घबराहट है। ठीक है, चलिए अब चर्चा खोल लेते हैं। अनुराग भदौरिया बहुत नाराज हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया के कांग्रेस पास पे नाराज है, वही कांग्रेस। नड्डा साहब 82 करोड़ बोला, ये प्रवक्ता 80 करोड़ बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, अनुराग जी आइए, अनुराग जी आइए। देश की राजनीतिक संस्कृति हमने बदल कर रख दी, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। वो कह रहे हैं 11 साल बेमिसाल। आइए। ये तो वही हो गया ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, या तो किताब झूठ बोल रही है या वादे झूठे हैं, यही तो होगा ना। तो आप तो कह रहे हो हमारा सब कुछ चंगा सी, कहाँ चंगा है? आप बताइए, आपने इनकम दोगुनी करने की बात की थी, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या इस देश के व्यक्ति की इनकम दोगुनी हो गई? क्या स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, क्या आपने एक भी स्मार्ट सिटी बनाई? इस देश में मणिपुर जैसा दंगा लगातार होता रहा, मणिपुर की हालत क्या है, क्या आप बताएंगे? विजय माल्या जैसे लोग इस देश से निकल के चले गए, आप उनको रोक नहीं पाए। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें रुक गई। 80 करोड़ लोगों को आपने यहाँ पे लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। बताइए आप, आपकी विदेश नीति क्या हुआ सबको पता है। 4 लाख पद अभी भी केंद्र के खाली पड़े, उसके बारे में आपने नहीं बताया। डीजल पेट्रोल की कीमत 2014 में क्या थी, अब क्या थी? 100 पार हो गई, जहां 65 हुआ करती थी। ग्लोबल हंगर स्ट्राइक में उसमें आपने बता दिया 127 में हम 105 नंबर पे हैं। नोटबंदी में आपने कहा था नोटबंदी कर रहे जिससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आज भी ब्लैक मनी पाई जाती है, 200 करोड़ ब्लैक मनी मिलती है, इसके घर पे भी ब्लैक मनी बनती है। सरकार तोड़ना, सरकार गिराना, पार्टियां तोड़ना, नई पार्टी को प्रमोट करना, फिर कुछ भ्रष्टाचार बढ़ाना, ये आपकी अगर उपलब्धि है तो बिल्कुल सही। और भाषा की मर्यादा आपकी यहाँ गिरी, जो हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है वो मर्यादा इतनी गिरी है तो शायद कभी गिरी नहीं होगी। इसके बारे में जवाब कौन देगा? आप इसके बारे में जवाब देने को तैयार ही नहीं है। महंगाई बेरोजगारी से तो कमर टूटी हुई है, किस बारे में आपने जवाब दिया? आप अपनी किताबों का जो होता है ना, फाइलों का रंग गुलाबी है, उसी में पढ़े जा रहे हो, गुलाबी है गुलाबी है गुलाबी है। अरे सब वादे झूठे हैं। तो मतलब वो महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं जो बताते हैं कि यूपीए के समय में तो डबल डिजिट में महंगाई पहुंच जाती थी, और अब तो महंगाई, जी मैं वही जानना चाह रही हूँ, आपको उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है? हाँ जी। अरे रुमाना जी, घर से बाहर निकल के देखिए और सामान खरीदने जाइए, आदमी तो एक तो नौकरियां चली गई, नोटबंदी के बाद से ज्यादातर नौकरी गई है, और नौकरी जाने के बाद तनख्वाह कितनी बड़ी है लोगों की देख लीजिए, और महंगाई से कैसे लोग आत्महत्या करने पे किसान मजबूर हुआ है आप देख लीजिए, लोग कितने परेशान हैं। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ये किताबी बातें करते हैं, किताबी बातों से देश नहीं चलता है। देश चलता है जब आप घर से बाहर सब्जी खरीदने जाते हैं, 100 रुपए भी अगर 500 रुपए लेके जाएंगे तो आप सब्जी लेके पूरी नहीं आ सकते। और आपसे पूछ रहा हूं, आज अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक रेट कितना है? 5.1। ये है, मैं नहीं कर रहा हूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स अगर आप सर्वे देखेंगे तो 5.1। और चाइना में आप कहते मेक इन इंडिया बता रहे थे आप, और $83 बिलियन का यहाँ व्यापार का घाटा हुआ है चाइना से। तो क्या मेक इन इंडिया कहां गया? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिजिटल इंडिया कहां गया? आपसे एक रिपोर्ट मांगो तो रिपोर्ट आने में आप समय से दे नहीं पाते। डिजिटल इंडिया कहां है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एयरफोर्स के चीफ भी यही कह रहे थे कि समय से हमें अपने वेपन नहीं मिल पाते, समय से हमारी एयरफोर्स की चीजें जो हमें नहीं मिल पाती, तो मिलनी चाहिए थी ना। तो आपसे जब भी सवाल पूछा जाओ तो हर सवाल को टालने की कोशिश करते हैं, ये तो ठीक नहीं है। आपको सवाल ये बताना चाहिए कि आपने उपलब्धियों में क्या आम आदमी आज अपने आप को सुरक्षित
महसूस कर रहा है ठीक है। कि आप आम आदमी अपने आप को यहाँ पे पॉलिटिकली नहीं, मैं आर्थिक रूप से कह रहा हूँ, आर्थिक रूप से क्या सुरक्षित महसूस कर रहा है? ठीक है, क्या मैं भ्रष्टाचार नहीं जवाब बढ़ा, ले लूं? करप्शन नहीं बढ़ा, मैं जवाब क्राइम ले नहीं लूं। बढ़ा, ठीक है। महिला अत्याचार नहीं बढ़ा? ठीक है। जब देखो तब महिला अत्याचार जितनी तेजी से बढ़ा, इसके पहले कभी था ही नहीं। अगर महिला अत्याचार पे सवाल पूछ लेंगे तो अभी कहो आप जवाब नहीं दे पाओगे। एक से एक घटना गिना देंगे, चाहे दिल्ली की पहलवानों की घटना हुई हो, चाहे आप यहाँ पे जिस तरह के पहलगांव में हमारे आतंकी घुसा है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, ये कौन है जिम्मेदार इसका? कौन था जिम्मेदार? आतंकी बता पाए आप? जिम्मेदार आखिर वो हमारे देश के अंदर आ कैसे गए थे? ये जिम्मेदारी भी तो आप ही बताएंगे ना, आपको पता चला लगेगा ना इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। ठीक है, तो मजबूत फैसलों वाली जो सरकार है उस पर आपने सवाल उठा दिया है, और साथ ही साथ जो आर्थिक अनुशासन का सरकार दावा करती है उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दावे सरकार की तरफ से किए गए। मैं मलूकनगर जी का आरोप कर लेती हूँ। मलूकनगर जी बताइए ना, यहाँ पर ये जो बेरोजगारी वाले आंकड़े यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से दिए जा रहे हैं, और जो विपक्षी दल सवाल सबसे बड़ा उठाते हैं, जो सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है कि साहब हम तो देखिए 80 करोड़ आबादी को देश की मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और विपक्ष कहता है कि दरअसल ये तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि आपको 80 करोड़ लोगों के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया है और वो मुफ्त अनाज जो है वो लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। सर, ये सरकार की कामयाबी है या सरकार की विफलता है? बताइए जरा। रमाना जी, हमारे साथी ने बहुत आराम से डिटेल में बात पूरी समझाई है, पर इसको हम बहुत सारे प्रश्न दोनों तरफ से पूछे गए हैं। मैं सारी चीजों का समावेश करके एक सीधी सी बात कह रहा हूं, बिल्कुल एकदम। सुनने वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी लंबी लिस्ट आ गई। देश दो तरीके से पहचाना जाता है जी। एक तो ये कि उसकी वर्ल्ड के पैमाने पे इकोनॉमी कैसी है। ठीक है। जो 2004 से 2014 तक की संसद में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान था, 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे स्थान पर लेके आएंगे। 2025 तक इस 11 साल की सरकार ने वो चौथे नंबर पे ले आए। जो आकलन था यूपीए की सरकार का, उससे 15 साल पहले लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सही बात है। दूसरा देखा जाता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क अगर हमारे देश में उग्रवाद की घटना करेंगे तो 2004 से 2014 के में 26/11 का हमला होता है, वो गोलियों से भूनते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते और 55,000 करोड़ रुपए देते हैं उनको कंपनसेशन में, जो आज की वैल्यू निकालें उससे पाकिस्तान हथियार खरीदता है। फिर हमारे देश के, फिर हम, भदौरिया साहब प्लीज आप बोलने दो, हम बोलते नहीं जब आप बोलते हो, मेरी बात का जवाब नहीं है तो चुप सुनो प्लीज। नहीं आप बोलिए, आराम से, कोई रोक नहीं रहा है। अरे भाई मैंने बोला ही नहीं कुछ, मैं तो बस खाली इतना बोला कि पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ था आपकी सरकार में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नागर साहब प्लीज अपनी बात रखिए। आप मुंह के अलावा कहीं से और से शब्द निकल गए जी। तो उस समय उस 55,000 करोड़ से पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए हथियार खरीदे और हमारे देश पे हमला करा, और आज की तारीख में हम अंदर घुस के मारते हैं और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड के देशों में जाके रोता है और कटोरा लेकर के अरे सरदार जी रुक जाओ जरा यार, पूरा कटोरा लेके जाकर के पोज लेके बोलोगे तो समय कहां दे दो, हमें ये लोन दे दो। नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। हम भारत ने यहाँ पे हमारी हवाई पट्टी उड़ाई, यहाँ पे मारे, यहाँ पे मारे, यहाँ पे ध्वस्त करे, यहाँ पे ध्वस्त करे। जरा मलूकनगर साहब को बात पूरी कर ली, उन्होंने किसी को टोका नहीं, गलत बात है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आइए लेकर आइए मलूकनगर जी जल्दी से, सर 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। फिर मैं राजीव रंजन जी के पास भी जा रही हूँ, हमारे साथ बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, राजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं और प्रियंका भारती भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। रोमाना जी प्लीज मेरी बात को प्रार्थना के साथ ले। अगर ये इस तरह से करेंगे तो इन्हें बोलने नहीं दूंगा, मैं इनके बीच में कूदूंगा फिर जिस तरह ये कूद रहे हैं। नहीं सब चुप हो गए, सब आपकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। आप भी किसी को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ तो इन दोनों पक्षों पे देश ने ये सिद्ध करा है कि 11 साल में देश वहां पहुंचा है। अगर ये लेजिस्लेचर सिस्टम जब शुरू हुआ 1913 में कलकत्ता में, जो दिसंबर 2020 और 2021 जनवरी में यहां पे आया 47 से पहले, 2013 से लेके आज 2025
25 तक अगर 11 साल को किसी को भी उठाएं तो दोनों पक्षों पे इतनी तरक्की देश ने कभी नहीं करी। ये तो विपक्ष में है। नागर साहब मुझे लगता है आपने बहुत सही तरीके से जो पैमाने हैं आपने वो यहाँ पर रखने की कोशिश की है, और मुझे लगता है वाकई में जरा इन पैमानों को लेकर ही हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं राजीव जी के पास आ रही हूँ, उससे पहले जल्दी से प्रियंका भारती का हम रुख करने जा रहे हैं। राजीव जी, आप सबको सुन लीजिए सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा। लेकिन प्रियंका भारती यहाँ पर मलूक नागर ने बहुत क्लियर कट बात कही है कि साहब विपक्ष को बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 11 साल और सरकार का आकलन करना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको यह देखना होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कहां पर खड़ा हुआ है, और खुद की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो मुस्तैदी है, आतंकवाद को जो मुंहतोड़ जवाब है, वो भारत किस रूप में दे रहा है, और इन दोनों मोर्चों पर सरकार सफल। इस पर तो कोई इफ एंड बट नहीं है। प्रियंका भारती जी, पिछले 11 साल देश बेहाल थे। देश ने कभी भी ऐसा सबसे फेल्ड, जुमलेबाज और ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। और किसी भी सरकार का आकलन हम 7 पैमानों पर करते हैं। वो 7 इंडिकेटर्स हैं: दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई, महंगाई और सामाजिक न्याय। दवाई की बात करूं, कोरोना काल में कितने लाखों लोग मरे हैं उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऑक्सीजन के लिए लोगों के दम घुट रहे थे, लेकिन आज भी कितने अस्पताल सरकार ने बनाए ये देश जानना चाहता है। बिहार दरभंगा एम्स का तो 2 बार शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री जी करवा करके आ गए हैं, लेकिन एक ईंटा नहीं जुटा है। कमाई की बात करूं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी का दंभ भरते हैं। प्रति व्यक्ति आय कितना है? $2,880, $20,400 महीना। और बिहारियों का तो और हालत खराब है, $5,500। यहां पर सिर्फ 5 भारतीयों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा इनकम है उनकी, सिर्फ 5 भारतीयों की। यह है कमाई सिर्फ मोदी जी को छोड़ करके 365 दिन कोई मकान नहीं काटा। पढ़ाई की बात करती हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमाई पर प्रियंका भारती 7 पैमानों पर बोलिएगा। प्रियंका भारती 7 पैमानों पर बोलिएगा। बढ़िया है, आप भी पैमाने लेकर आई हैं, लेकिन बस मुझे इतना तो बता दीजिए कि वो जो कमाई और प्रति व्यक्ति आय की बात कर रही हैं, जरा दर्शकों को ये भी बताती चलिए कि उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब पिछले 11 साल में जो इंप्रूवमेंट आज जहां पर खड़ा हुआ है और उससे पहले जहां पर यूपीए शासन काल में छोड़ा था, तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और आज कितनी है? कितना % इसमें ग्रोथ हुआ है, ये दर्शक को जानना चाहिए ना। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तो हम इंडिकेटर्स लेकर के आए। सिंचाई की बात करते हैं, पिछले 10 सालों में कम आंकड़ा नहीं है, 1,12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। एनएसओ का डेटा है 50% से ज्यादा किसान 2018 तक ही कर्ज में डूबे हुए थे। उसके अलावा कार्रवाई की बात करूं, 2022 से आज तक ये लोग डेटा नहीं लेकर के आए हैं कि कितने लोगों की हत्याएं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि सारे के सारे भाजपा वाले उसमें दोषी पाए जाएंगे। जितने इनके भाजपा के नेता महिलाओं के साथ शोषण करते हुए वीडियो आते हैं, पुरुषों छोड़ दीजिए, महिला नेत्रियां भी बात कर ले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। महंगाई की बात करूं, 45% एक वेज थाली की कीमत इस देश में बढ़ चुकी है। अगर ये सवाल आप पूछिएगा तो बोलेंगे हम प्याज लहसुन नहीं खाते जी। सामाजिक न्याय का बात करेंगे, हमने रिजर्वेशन को बिहार में बढ़ाया, 9वीं अनुसूची में इन्होंने शामिल नहीं होने दिया। पूछिए इनसे, ये किस मुंह से सामाजिक न्याय का बात करेंगे? इसीलिए इन सारे इंडिकेटर्स पर ये लोग फेल हैं। 11 साल देश बेहाल था, ये इनको भी मानना होगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट यहां पर डिबेट चल रही है। 11 साल बेहाल देश, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। 11 साल बेमिसाल, ये पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। राजीव जी, मैं आपको लेकर आना चाह रही हूं। सर, डेटा यहां पर जो विपक्ष दे रहा है उसको देखकर तो लगता है ओहो हो बहुत ही बुरा हाल है, और वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आंकड़े हैं और आंकड़ों को अपने हिसाब से कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है। मेरा सवाल ये कि 11 साल और इस 11 साल में जो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो राजनीतिक संस्कृति है इस देश की, वो हमने बदली। आप किस तरीके से देखते हैं सर, क्या तब्दीली देश की राजनीतिक संस्कृति में आई है जिसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाना चाहिए? राजीव जी। देखिए, सबसे पहले एक जिम्मेदार राजनीतिक संस्कृति जब बनती है तो निसंदेह आपको ये मालूम होता है कि आपने जनता से केवल कोरे वायदे करके सत्ता नहीं हासिल की है। आपको उन कार्यों को भी पूरा करना होगा जिसका संकल्प आपने लिया है, और वायदों को जमीन पर उतारने का जो ट्रैक रिकॉर्ड मोदी सरकार का है, निसंदेह पिछली सभी सरकारों से बेहतर रहा है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, इनको आयुष्मान भारत की सफलता नहीं दिखती है। जीएसटी के जरिए जो पारदर्शिता आई है वो नहीं दिखती है। इन्हें कई मसलों में भारत का
जो बदला हुआ, जो एक हम कहेंगे एक सामरिक शक्ति के तौर पर जो भारत का उदय हुआ है, एक आर्थिक शक्ति के तौर पर पूरे विश्व में आपकी पताका लहरा रही है। सवाल करने के लिए तो आप सवालों के अंतहीन सिलसिले को आप जारी रख सकते हैं, लेकिन विश्व बैंक ने जो $3 प्रति व्यक्ति की आमदनी को लेकर के जो अत्यधिक गरीबी के आंकड़े जो जारी किए, उसमें हम लोगों ने 7.5 करोड़ केवल अब अत्यधिक गरीब बचे और लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके आए। देश के ज़्यादातर राज्यों में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं और बिहार जैसे राज्यों में भी बड़ा बदलाव हुआ। दूसरी बात क्या है, आधारभूत संरचना को लेकर आज पूरे देश में जिस तरह से बिजली, सड़क, पुल पुलिये, जो एक्सप्रेस वे और जो फ्लाईओवर्स का पूरा विशाल जो जाल बिछा है, इन्वेस्टर्स एफडीआई लेकर के आ रहे हैं। दुनिया के अनेक मुल्कों से आपका जो हम कह सकते हैं कि जो करेंट अकाउंट, जिसको लेकर के हम कहते हैं कि किसके साथ आपका आयात ज़्यादा है, किससे आपका निर्यात कम है, और कई देशों में आपका निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है जी। आप अमेरिका को वहाँ पहुँचाए हैं जहाँ लगभग उससे ज़्यादा दुगुने निर्यात का आपने लक्ष्य हासिल किया। आज पूरी दुनिया आपको सराह रही है और 140 करोड़ लोगों का देश, जो प्रतिकूलताएं हैं वो इस देश के राजनीतिक दलों को सत्ता में रहने पर तो वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन विपक्ष में इस जिम्मेदारी को भी समझना होगा कि आप जब प्रति व्यक्ति आए तो तुलनात्मक तौर पर जो 2014 और 2025 का फर्क है, सही बात, वो आपने खुद अभी पूछा। उसका जवाब मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ऐसी आबादी जहां आबादी का घनत्व इतना ज्यादा हो, चीन भी आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 गुना बड़ा है। आप हर चीज को दुनिया के दूसरे अन्य मुल्कों के साथ आप केवल तुलना करेंगे तो आप रातों रात आप न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी नहीं हो जाएंगे ना। आप उसके लिए एक विजन 2047 अगर है तो उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, और देश इसीलिए बार बार मैंडेट दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि उन्हें पता है कि थके हारे लोगों के बजाय ऊर्जावान सरकार की जरूरत इस देश को है, जिसने जो वायदे किए उसको पूरा करने का काम किया। आप लोग साथ नहीं होते तो सापरा साहब आइए, यहाँ जो बड़ी बात कही गई कि साहब कहाँ तो वो यूपीए का काल था और तब के प्रधानमंत्री थे जिनकी तरफ से देश को ये बताया जाता था कि कैसे हम चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था 2040 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन उससे 15 साल पहले ही 2025 में हम ये कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एनडीए कह रहा है ये मोदी का नेतृत्व है। सापरा साहब, देखिए ऐसा है कि समय के हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं। अभी तो कल तो मेरे ख्याल से कनाडा के राष्ट्रपति ने क्या 5वीं अर्थव्यवस्था कह दिया, पता नहीं गलती से कह दिया होगा या क्या हुआ है। जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, वो सुशासन की बहुत बात कर रहे थे। तो जनता देख रही है बिहार में किस तरह से सुशासन हो रहा है या कुशासन हो रहा है, क्या हो रहा है ये जनता को पता है। रोज गोलियां चल रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, महिला अत्याचार हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही, देश के लोग भी देख रहे हैं। कर्नाटक पर भी चर्चा कर लीजिए। बिहार जो है वो जंगल राज, गुंडा राज की तरफ चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सर प्लीज, राजीव रंजन जी आप तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। हाँ, लेकिन सापरा साहब वैसे पॉइंट तो बहुत सही राजीव जी रेस कर रहे हैं ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के, या फिर सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। और सर फिर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर एक बिहार और बिहार की सरकार को लेकर यहाँ पर वार पलटवार करेंगे तो मतलब सर मोदी सरकार की अब कमी निकालने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचा क्या? नहीं, पूछा जाएगा रोमाना जी। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। बिहार क्या भारत में नहीं है? बिहार क्या हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है? बिहार के अंदर गुंडा राज चले। एक मिनट, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। बिहार के
अंदर गुंडा राज चले, एक मिनट, ना टाइम नहीं खराब हो रहा, शब्दों की मर्यादा रखिए। बिहार के अंदर गुंडा राज चलेगा तो टाइम खराब होता है, क्या बात कर रही है ना? टॉपिक अगर शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो गुंडा राज चलाने वालों के साथ आप बिहार महागठबंधन का मतलब कांग्रेस और राजद का गठबंधन गुंडा इसका कोई जवाब है या नहीं है सर? आप बिहार के लोकतांत्रिक चुने हुए सरकार गुंडा राज कहेंगे, मुझे इसका मेरे साथ लेकर आइए होगा। मैं कहूंगा कि आप गुंडों की पार्टी के साथ पिछले 11 साल में कितना बढ़ा है? सापरा साहब, फॉरेन रिजर्व देश का कितना बढ़ा है पिछले 11 साल में? सापरा साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ग्रॉस राइज है वो कितना हुआ है सर पिछले 11 साल में? सर, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मेरा हिंदुस्तान है सर आज, ये हकीकत है या नहीं है सर? पिछले 11 साल में बताना होगा ना सर, आपको जवाब देना होगा। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये उपलब्धियां हैं भारत की, और इन्हीं उपलब्धियों से खींच की वजह से क्या कांग्रेस जो है अब वो मोदी सरकार पर जवाब देने की बजाय बिहार पर जा रही है सर? ये सवाल है मेरा। नहीं, तो ये क्या गठबंधन नहीं है? जेडीयू का गठबंधन नहीं है क्या? मोदी सरकार के साथ नहीं है जेडीयू? अलग है क्या? जब मैं एक राज्य की बात बोलता हूँ, देश का राज्य है, वहां की अर्थव्यवस्था भी तो इफेक्ट हो रही है। वहां पर अगर नहीं, वहां पर नहीं, तो रिपोर्ट कार्ड एनडीए का है, एनडीए का रिपोर्ट कार्ड है। क्या बात करते हैं आप? एनडीए के रिपोर्ट कार्ड पे बात हो रही है, आप उनको कवर फायर मत दीजिए। सुनिए मेरी बात, कवर फायर नहीं दे रही हूं सर, लेकिन जिस नीतीश सरकार की आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं उनके साथ तो आपने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बिठाकर उनके साथ सरकार चलाई है, फिर कैसे उसको डिवाइड करेंगे? अभी मल्लुक नागर पे आ रहा हूं जी, उसी पर आ जाइए, समय बचेगा। नहीं, मल्लुक नागर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा ना मैं जी, प्लीज आइए। मल्लुक नागर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब जी, मल्लुक नागर के सवाल का जवाब दे दूं कि नहीं दे दूं? प्लीज दीजिए। उन्होंने 26/11 की बात की कि नहीं की? जी 26/11 की बात की तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। 26/11 के सभी आतंकियों को मौत के घाट मुंबई के अंदर उतार दिया गया और एक पकड़ा गया, उसको हमने फांसी पे लटका दिया था। तब नरेंद्र मोदी दूसरे दिन यहां पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब हमारे एनएसजी कमांडो, अब बीच में मत बोलिए, जब हमारे एनएसजी कमांडो और हमारे नेवी के कमांडो आतंकियों से लड़ रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी वहां पे राजनीति कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जो आपने झूठ बोला कि 2008 में हमने 55,000 करोड़ पाकिस्तान को दिया, 2008 में नहीं दिया, वो 2005 में मानवता के आधार पर दिया था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तुर्की को दवाइयां भेजी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ जन्मदिन पर वो हथियार खरीदे, गलत फैक्ट मत दीजिए। 2005 के वाक्य को 2008 बता रहे, 2005 के वाक्य को 2008 बता कर। मलूक जी प्लीज चिल्लाइए मत, मलूक जी प्लीज चिल्लाइए मत, मलूक जी प्लीज चिल्लाइए मत। आपने कुछ फैक्ट्स रखे जिसको सापरा साहब कह रहे हैं कि आपने गलत फैक्ट रखे, वाक्य को 2008 का करके बताते हो, झूठ बोलते हो, नेशनल चैनल पर झूठ बोलते हो। अब मैं प्रदीप भंडारी के पास आ रही हूं। जी आपने सुना, यहाँ सापरा साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये मजबूत सरकार जो आज ढोल पीटा जा रहा है, उनके हिसाब से आप लोग ढोल पीट रहे हैं, तो ये ढोल पीट इसलिए रहे हैं आप लोग क्योंकि झूठ फैला रहे हैं आप लोग। ये सरकार की मजबूती, हिंदुस्तान की मजबूती तो हमेशा से रही है, और वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि सामने झूठ फैला रहा है। 2005 की बात 2008 बोल रहा है, क्योंकि मैं इनके समय नहीं बोल रहा था साहब के समय, ये तरीका सही है। पहली बात, 26/11 आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद दिग्विजय सिंह से लेके हर कांग्रेस का नेता इसको आरएसएस की साजिश कह रहा था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा था। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के एक आतंकी को नहीं मारा। इनके एनएसए थे शिवशंकर मेनन, जिसकी किताब है चॉइसेस, जिसके अंदर यही मार क्या तरीका है। अरे भैया, मुंबई के अंदर मार दिया हमने। क्या हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है जिसके साथ में बैठ के बैटिंग करते रहते हो? रुमाना जी को शायद पहलगाम लिख के नहीं आते। कांग्रेस की जमानत जब पार्टी पाकिस्तान की बी टीम कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बीच में बोल रही है, देखिए तरीका सही नहीं है। रुमाना जी प्लीज ही बुलवा लीजिए। मैं जिन्होंने 26 मैं इनके इस तरीके की नहीं बात कर सकता, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। रुमाना जी मैं चुप करा सापरा साहब, आपका पॉइंट चला गया, आपका पॉइंट चला गया। आप ये कह रहे हैं कि साहब 26/11 आतंकवादियों को हमने मार दिया था, तब हमारी यूपीए की सरकार थी, और आप कह रहे हैं इसलिए मोदी सरकार को मजबूत नहीं मानेंगे कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने आकर हमला किया, जिन्होंने वो कहां है आतंकवादी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब जवाब सुन लीजिए सर, अब प्लीज जवाब सुन लीजिए, आपका पॉइंट आ गया। 26/11 आतंकवादी हमले के समय में वो तो शहीद तुकाराम कोबले का धन्यवाद है कि जाके उसने अजमल कसाब को मारा, वरना कांग्रेस पार्टी तो कह देती है हिंदुओं की
साजिश है, इतने बड़े देशद्रोही लोग हैं, और 2 साल बाद जाके 26/11 आतंकवादी हमले के 25 आतंकियों को ये गुडविल जेस्चर के अंदर रिहा करते थे, जिसमें से एक आतंकवादी ने पठानकोट करा, सियाचिन ग्लेशियर जाके पाकिस्तान को देने वाले थे, और बटला हाउस के लिए इनकी जो आंसू जाते थे। एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसीलिए हाफिज सईद वीडियो करते हैं कि कांग्रेस से गुफ्तगू होती है। मैं तथ्यों पे आऊंगा। इन्होंने आपके इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कोट किया। क्या आपको पता है पाकिस्तान ज्यादा रेटेड है हिंदुस्तान से और बाकी विकसित राष्ट्र से ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे? पता नहीं पाकिस्तान जैसे एक फर्जी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो पाकिस्तान को इतना हाई रेट करता है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मसीहा है, क्योंकि इनका दिल पाकिस्तान में बचता है। अब मैं आता हूं पर कैपिटा इनकम में। 2013 में पर कैपिटा इनकम $5,500 थी, 2024 में $10,166 हो गई, दुगनी हुई है 10 सालों में। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5,000 तक पहुंचा पाई, हमने दुगनी सिर्फ 11 सालों के अंदर करके दिया है। यह है डिफरेंस। अब मैं आ जाता हूं इनकी बातों के ऊपर, जो बड़ी बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में सिर्फ 23,000 करोड़ का आरजेडी लोगों ने बजट दिया था कांग्रेस पार्टी ने बिहार को, जब उनकी सरकार थी केंद्र में। हमने 3,23,000 करोड़ का बजट दिया है। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नहीं जाऊंगा, पर मेरे को जरूरत देना था। अब मैं आ जाता हूं, अब मैं आ जाता हूं आपसे। क्या दुनिया की जब चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी देश बनता है तो ऐसे ही बन जाता है कि अभी जब पी चिदंबरम और मनमोहन सिंह कहते थे कि 2040 तक बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 11 साल के अंदर करके दिखाया। इसका यह मतलब है इनपुट तो सही है। आज मिडिल क्लास की इनकम का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा। ये फार्मर की बात करते हैं। क्या आपको पता है एमएसपी के अंदर 323% वृद्धि हुई है? 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी में सिर्फ और सिर्फ 7 लाख करोड़ दिए थे, हमने 10 सालों में 23 लाख करोड़ दिए, गरीब किसानों को दिए। ये किसान विरोधी लोग हैं, इसलिए इनको दिक्कत आती है। जब 80, आप मुझे बताइए, जब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आते तो गरीब का फायदा नहीं होता। ये लोग गरीबी कहते थे, गरीब के नाम पे अपनी राजनीति करते थे। हमने गरीबों का उद्धार किया, जैसी बात वो जो सवाल पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया, किसानों की आय दुगनी होने का वादा था, उसका क्या हुआ? ये मैं बता देता हूँ। पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई है, सुनो। अब मैं बताता हूँ। अच्छा रिपोर्ट छोड़ो, जो लोग अनपढ़ होते हैं ना उनको रिपोर्ट नहीं समझ में आती। किसानों की आय में 55% वृद्धि हुई है, ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, पढ़ के आओ। एग्रीकल्चर के अंदर बजट जो है 5 गुना बढ़ा है। पीएम किसान के बेनिफिशियरी 3.7 लाख करोड़ बढ़े हैं, पर इनको दिक्कत यही है। अब मैं जवाब दे रही हूं, इसीलिए जाके इनकी दिक्कत। ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपको जवाब मिला? 55% वो कह रहे हैं किसानों की आय बढ़ी है, ये संसद के पटल पर ये जानकारी दी गई है। सर अब आपको सुन तो लीजिए रुमाना जी, नहीं कहा जा सकता। रुमाना जी, जिनको किसानों के बारे में नहीं, वो किसानों की बात करेंगे। इसी देश के अंदर में कितना किसानों की एवरेज मंथली इनकम जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की रोमाना जी 2012-13 में एनएसएस के हिसाब से 6,426 थी एग्रीकल्चरल इनकम एक हाउस होल्ड की। नहीं, इनने मेरे बीच में किया था 10,218 सवाल पूछा, 1.5 गुना बढ़ी है। आप ही को जवाब मिल रहा है बताने का कि सरकार ने कितना काम किया है। अनुराग जी उन्होंने क्लियर कट आंकड़ा दिया है। हाँ, उन्होंने क्लियर कट बोला, सुन तो लीजिए, जवाब दीजिए, सुन तो लीजिए क्लियर कट। हाँ। इस देश के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान 1 साल तक धरने पे बैठा, ना जाने कितने किसानों की मौतें हो गई। ये इनकम क्या बढ़ाई है? किसान की मौत, किसान भी कम डाउन हुई है। झूठे लोग हैं ये, झूठे लोग हैं। एक डेटा आपके शो पे नहीं दे पा रहे। एबीपी का दर्शक सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर दर्शक है, एक तथ्य नहीं दे पा रहे। किसान की बात करेंगे, बोला मैंने बताया 6,426 तो छोड़ो, 2012-13 में जो बढ़ चुकी है, किसान यहाँ 10,218 हो चुकी है। किसान की मृत्यु नहीं मिल पाई। दूसरी बात ये सेना की बात इतने आंकड़े दे दिए हैं। अनुराग भदौरिया, आपको आपत्ति किस बात पर है? आपको इस बात पर आपत्ति है कि किसानों को धरना देना पड़ा? हाँ, अरे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। सबके चिल्लाने का मौका नहीं, इतना नहीं बोल रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे। हाँ, वो बीच में नहीं बोला था। प्लीज प्रदीप जी, अब जरा मैं सिर्फ रुमाना इतना जानना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या इसके पहले इस देश के अंदर में क्या किसानों की इतनी धरने पे मौतें हुई है क्या? ठीक है, आप बताइए ना। किसान के रास्ते में कील कांटे बिछाए गए क्या? ये किसान जो इस एक बार सुनिए, ये किसान जो इस देश का भाग्य विधाता है, अन्नदाता है, उसको धरने पे बैठना पड़ा। अपना एमएसपी गारंटी अभी भी नहीं मिली है, लागत का मूल्य अभी भी नहीं मिल रहा है। जवाब दीजिए। 11 साल बेमिसाल, और ऐसे में इन 11 साल में किसान को जितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और किसानों के रास्ते में लोहे की कीलें बिछा दी गई। अनुराग भदौरिया के सवाल आपने सुनिए। सर, समय कम है, जवाब तो लीजिए ना, इतना बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। मैं दूसरा सवाल उन्हीं से, मालूम नगर से, ये सेना की बात कर रहा है। अरे सेना पे तो सबको गर्व है। सेना तो जब से देश आजाद हुआ, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने सेना के हाथ बांध दिए, सेना को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने दिया, सेना को सड़क का गुना किया। बालूक जी जवाब दीजिए। सेना हमारे देश का गर्व है।
हम जब भी देश में कोई आफत आती है, पूरा भारत, पूरी विपक्षी पार्टी खड़ी होती है सत्ता के साथ, क्योंकि हम लोग मलुक जी आइए जवाब दीजिए। मलुक नागर जी आइए जवाब दीजिए। किसानों को लेकर सवाल, सेना को लेकर सवाल, विपक्ष की तरफ से मलुक नागर जी। इनसे पूछे किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाए थे कि नहीं, बताइए मलुक नागर जी, बताइए। उन्होंने सुन लिया आपका सवाल, दोहरा रहे हैं, जवाब सुनिए। आप किसान इनको नहीं वोट कर रहा है, मलुक नागर जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। अनुराग भदौरिया दोहरा रहे हैं, सवाल आ गया अनुराग भदौरिया का। आइए मलुक नागर जी। हाँ बताइए, किसानों पे बोलिए। देखिए, एक तो सापरा जी को देखो सापरा जी को एक तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 55,000 करोड़ की बात रखी कि हमने पाकिस्तान को मानवता के आधार पे दिए। 2005 में दिए, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया। जैसे तुर्की को इंडिया सरकार ने भेजा था सर मानवता के आधार पर, उन्होंने ये भी बता दिया। उससे आगे बढ़िए सर, समय कम है क्योंकि। और अनुराग भदौरिया किसानों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सर। ये 11 साल बेमिसाल और इसमें किसानों को लेकर उनकी राहों में कीले बिछा दी क्या? रोमाना जी बात तो करने दो ना प्लीज। 55,000 करोड़ जो इन्होंने दिए, उससे पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हथियार खरीद के हमारे देश में हमला कराया। और जहां तक बात है किसानों की, रोमाना जी, दो तरीके से राजनीति होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। और जब पक्ष में होते हैं तो सरकार में अंदर बात करके किसानों के हितों की रक्षा होती है, वो लगातार कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का जो ध्यान रख रहे हैं, पूरे 11 साल में जितना किसानों को सहायता दी है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने इतनी सहायता नहीं दी होगी। और चौधरी चरण सिंह जी से सीख करके जो भदौरिया साहब की पार्टी के जो संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह जी ने भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करी है। और जो किसानों की फसलों के रेट पहले थे जो आज हैं, अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो इनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। जो हमारे साथ में तो अनुपात अगर देखा जाएगा तो यहां पर पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है आंकड़ों के हिसाब से उसकी जेब खाली हो जाएगी। मैं प्रियंका भारती करूं प्रियंका भारती, मुझे लगता है कि अगर 11 साल की बात की जाएगी मोदी सरकार की तो एक वो बड़ी उपलब्धि, और शौचालयों का भी यहाँ पर जिक्र करना अच्छा हमारे साथ नहीं है, संपर्क से नहीं हो पा रहा है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, ऐसे में सामाजिक तौर पर एक स्वच्छता को लेकर जो अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया और वो 12 करोड़ शौचालय बनाने का जो काम है उसको शायद नजरअंदाज यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जब बात उपलब्धियों की होगी और 11 साल की होगी तो वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। राजीव जी, किसानों पे नहीं बोल रहे मलुक नागर, क्या बात है? किसान का साथ अरे उन्होंने बता तो दिया सर किस तरीके से एमएसपी बढ़ी है, अनुपात। आप ये भी टाइम दे दीजिए अनुराग भदौरिया को। राजीव जी, मुझे लगता है अनुशासित होना कहीं से कोई अपराध तो नहीं है, अनुशासित होना अपराध नहीं है। अनुराग जी को ही बोलने का मौका दीजिए। दोनों बंद हैं। किसानों की मौतें हुई थी। राजीव जी को ले आइए प्लीज। ऐसा नहीं होता है। राजीव जी को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए। आपने समय मुझे दिया है ना। जी आपके पास आ गई हूं मैं। राजीव जी, 11 साल बेमिसाल, सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नजर में सरकार की क्या है? देखिए, मैंने तो कहा देश उम्मीदों का राष्ट्र बना है। जिस तरह से एक नकारात्मकता भरी हुई थी यूपीए की सरकार में, लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही थी, केवल घोटाले और घोटालेबाज नेताओं की चलती थी, अनेक घोटाले, उसमें मैं वक्त नहीं जाया करूंगा। और सीएजी की रिपोर्ट्स उस दौरान जो आई हैं, विनोद राय जी ने जो कुछ भी उस दौर में किया है वो सब पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ें हैं। कहीं तो कोई वजह होगी कि तीसरी बार का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिला। लोगों को ये भरोसा है कि जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन कर यही सकते हैं, इसीलिए लोग बार बार मैंडेट दे रहे हैं। जहां शौचालय का सवाल हो या समावेशी विकास के जितने भी संकेतक हैं, कभी हम नहीं कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। सही। लेकिन हमने पिछली सभी सरकारों से बेहतर किया है और निसंदेह आने वाले समय में जो भी चुनौतियां होंगी
उनको भी अवसर में बदलेंगे। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर लोकतंत्र में जनादेश जो है वही सराखों पर होता है, और ऐसे में जो जनादेश आ रहा है अपने आप में वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है यहाँ पर जो राजीव जी ने चलते चलते कही है कि साहब उम्मीदों से भरा हुआ हिंदुस्तान है, और अपना सुनहरा भविष्य लिखने के लिए हिंदुस्तान जो है वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है, और इसी वजह से शायद सरकार के ये 11 साल और सरकार इन्हें बेमिसाल बता रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।